अगर आपने विजडम टूथ निकलवाया है, यानी कि अक्कल दाढ़ को अगर निकलवाया है, तो डॉक्टर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए होंगे कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं। यूजुअली जब ये प्रोसीजर होता है, आपका सारा ध्यान अपनी बॉडी पे ही, उसमें हुए डिस्कम्फर्ट पे या फिर सर्जरी के प्रोसीजर पे चला जाता है, और बहुत बड़ी टेंडेंसी ये होती है कि आप उन इंस्ट्रक्शंस को भूल जाएं या फिर हाफ हार्टेडली आपको उनके बारे में पता हो। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो इस वीडियो पे प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस को बड़े डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो। हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर ईशान सिंह फ्रॉम पीपल्स डेंटल क्लिनिक ग्रेटर नोएडा। जितना इंपॉर्टेंट होता है विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन होना अच्छे से, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका इंस्ट्रक्शंस मानना होता है। विजडम टीथ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के आसपास होते हैं, जैसे कि इंफीरियर एल्वुलर नर्व होती है एक नीचे के विजडम टीथ के पास, ऊपर के विजडम टीथ के पास आपका साइनस होता है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसके आसपास होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हीलिंग ढंग से नहीं हुई, आपके इंस्ट्रक्शंस को ढंग से फॉलो ना करने की वजह से, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। वो क्या चीज़ें, जैसे कि स्वेलिंग हो सकती है, आपको शूटिंग पेन हो सकता है, आपकी हीलिंग डिले हो सकती है, जिसकी वजह से एक परसिस्टेंट पेन मुंह में बना रह सकता है। तो जो डॉक्टर एक्सट्रैक्शन के बाद इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन पे आपको ध्यान देना चाहिए। मेजरली विजडम टूथ के एक्सट्रैक्शन के बाद 4 सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आपने मानना है। पहला जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो अप्लाई होता है 1 घंटा हो जाने के बाद। मान लो 12 बजे आपका दांत निकला तो 1 बजे आपको कुछ चीजें करनी है। दूसरा सेट एप्लीकेबल होता है शुरू के 24 घंटे में, मतलब अगले दिन के 12 बजे तक। तीसरा सेट कि 24 घंटे के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर एक जनरल सेट होता है कि शुरू के 4-5 दिन तक आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें मेनली 3 चीजें हैं। ये अप्लाई होता है 1 घंटे के बाद एक्सट्रैक्शन के। तो एक इंडेक्स टाइम ले लेते हैं कि मान लो 12 बजे आपका विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट हो गया, टाइम नोट कर लिया। अब 1 बजे क्या करना है? एक्सट्रैक्शन हो जाने के तुरंत बाद डॉक्टर क्या करते हैं, एक कॉटन का गॉज पीस आपके उस एक्सट्रैक्शन की साइट पे लगा देते हैं जहां से दांत निकाला। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लड एक लिक्विड है, कोई भी लिक्विड फ्लो करता रहता है अगर उसको रोको ना तो। ब्लड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसको कुछ देर के लिए रोक दिया तो वो एक क्लॉट फॉर्मेशन कर देता है। वो क्लॉट फिर बाद में किसी और ब्लड के स्ट्रीम को नहीं बहने देगा। लेकिन कॉटन को 1 घंटे ही रखना है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार मुझे प्यूकिश फील हो रहा है तो मैं कॉटन को जल्दी फेंक देता हूँ। ऐसे में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका ब्लीडिंग होता रहेगा और फिर हीलिंग में डिस्टर्बेंस आएगी। तो इसका एक उपाय ये है कि अगर आपको प्यूकिश फील हो रहा है तो आप एवरी 10 सेकेंड्स अंदर स्वेलो करते रहें सलाइवा को, क्योंकि ब्लड इतना नहीं आने वाला क्योंकि कॉटन लगा हुआ है। सलाइवा वैसे भी हम काफी मतलब अननोइंगली बहुत सारा अंदर हम स्वेलो करते रहते हैं, बट यहाँ कॉन्शियसली थोड़ा सा हम और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और प्यूकिश फील करते हैं। तो इसका हैक ये है कि 10 सेकंड में आप स्वेलो करते रहें। दूसरा, ये ओवर क्लेवरनेस ना दिखाना कि कॉटन को 2-3 घंटे रख लेते हैं, क्लॉट और अच्छे से बन जाएगा। अपने कोई भी फड्डे नहीं लगाने, क्योंकि जितने भी लोग ऐसा करते हैं कि कॉटन को 2-2, 3-3 घंटे तक एक्सट्रैक्शन साइट पे रखते हैं ये सोच के कि क्लॉटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, उनको मैं ये बता दूं कि जब आप 2 से 3 घंटे बाद वो कॉटन हटाएंगे ना, वो इतना ज्यादा फर्मली अटैच हो जाएगा उधर के टिश्यू से कि कॉटन हटते ही वहां पे ब्लीडिंग हो जाएगी सीवियर। तो आंख मीच करके ये बात माने कि एक्सट्रैक्शन के टाइम के 1 घंटे बाद कॉटन को हटा देना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 जान लेते हैं सेट नंबर 1 का। जो आपने 1 घंटे में कॉटन हटाया, उसके बाद क्या होगा, वहां पे जो क्लॉट था वो क्लॉट अभी बहुत सॉफ्ट नेचर का है, क्योंकि 1 ही घंटा हुआ है उसको अभी बने हुए। वो बिल्कुल जेल की तरह है। अब जेल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वहां जेल को गर्माहट मिली तो पिघल जाएगी, प्रेशर पड़ गया जेल पे तो डिस्प्लेस हो जाएगी। तो ऐसे में इसीलिए डॉक्टर्स बताते हैं कि आप आइसक्रीम खा लो। जरूरी नहीं है जिस साइड से दांत निकला उसी साइड आइसक्रीम खाना है। आप आइसक्रीम बिंदास सिंपल खाओ, वो टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाता है उस एरिया पे अपने आप। टेम्परेचर को जरूरत नहीं है कि उधर से ही आप खाओ। तो ठंडा टेम्परेचर क्या करेगा, उस जेल जैसे क्लॉट को सॉलिडिफाई करेगा, और यही हम चाहते हैं ताकि और ब्लीडिंग ना हो, वो जो आपका क्लॉट है बिल्कुल सॉलिड हो जाए। कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि यार हम आइसक्रीम नहीं खा सकते, साइनस की प्रॉब्लम है, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। ऐसे में क्या करो, बर्फ ले लो, बर्फ को रुमाल में लपेटो और लगा दो उस साइड पे, बाहर से, अंदर नहीं, उस साइड पे आप बाहर से लगा दीजिए। हालांकि उसको लगातार नहीं लगाना आपने। अगर आपने लगातार लगाया तो वो भी एक थर्मल इंजरी है, वो बर्फ का थप्पड़ है एक तरीके से। तो कुछ सेकंड के लिए लगाया, हटा लिया, लगाया, हटा लिया, पर ठंडक जरूर पहुंचा दूंगा, आपने आधा जॉब डन कर दिया। तो सेट नंबर 2 अच्छे से फॉलो करें। अब सेट 1 का इंस्ट्रक्शन नंबर 3 ये है कि आपको डॉक्टर जो दवाई बताता है वो दवाई को आपने शुरू कर देना 1 घंटे के अंदर ही। अब इसमें भी क्या है, थोड़ा सा एक गिमिक ये है कि अगर आपको दवाई डॉक्टर ने अपने क्लिनिक से दे दी तो चलो वेल एंड गुड, वो सोच समझ के दे रहे हैं। बट अगर आपको वो दवाई बाहर फार्मासिस्ट से खरीदनी है तो एक बात का ध्यान रख लेना कि जो डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वही दवाई लेने की कोशिश करें आप,
क्योंकि होता क्या है कि सेम सब्स्टिट्यूट बोल करके सेम कंटेंट्स हैं, ये सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, आप ये ले लो, आपको दवाई मिल जाती है मार्केट से और उसकी एफिकेसी शायद उतनी ना हो जो डॉक्टर ने सोचा। अगर मेडिसिन में वो एफिकेसी नहीं है, एंटीबायोटिक में, पेन किलर में, या फिर जो स्टेरॉइड भी दिया हो या फिर कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिया हो आपको, अगर उसमें एफिकेसी नहीं है तो फिर आपको तो बहुत जो सूदिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस किया गया वो नहीं मिलेगा। इसीलिए बहुत ध्यान रखें आप मेडिसिन खरीदते समय कि जो डॉक्टर ने लिखा है वही आपको मिले। सेट नंबर 2 की इंस्ट्रक्शंस जो कि फर्स्ट 24 आवर्स में एप्लीकेबल होती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने बाहर थूकना नहीं है, कुल्ला भी नहीं करना है और ब्रश भी नहीं करना है। ये बहुत नॉर्मल टेंडेंसी होती है लोगों की कि वो बाहर थूकते हैं, कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, मुंह को क्लीन रखना चाहते हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि आप वहाँ पे जो एक बहुत कमज़ोर सा क्लॉट है आप उसे भी क्लीन कर दोगे और उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेप्शनली फर्स्ट 24 आवर्स नो थूथा, नो कुल्ला। स्वेलो करते रहे हर 10 सेकंड्स में, क्योंकि अगर आपने थूक खून मुंह में इकट्ठा कर लिया तो वो एक बड़ा क्लॉट बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। जाते ही सो में मत जाना, मतलब जैसे एक्सट्रैक्शन हो गया, थक जाते हैं, एक प्रोसीजर हुआ है, आपकी टेंडेंसी होती है कि मैं जाके सो जाऊं। अगर आप सो गए तो आप स्वेलो नहीं कर पाएंगे हर थोड़ी देर में, और मुंह के अंदर ब्लड और सलाइवा इकट्ठा होता रहेगा, जिससे कि एक बड़ा क्लॉट बनने के मुंह के अंदर चांसेस है, जिसको आप फिर निगलोगे तो नहीं, थूकने का ही मन करेगा उठने के बाद, और जब थूकेंगे तो जो छोटा क्लॉट है आपके एक्सट्रैक्शन साइड पे उसे भी खींच लेगा वो, और वहां फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने स्वेलो करते जाना है, बाहर थूकना नहीं है, ब्रश भी नहीं करना है, रिंसिंग भी नहीं करना है फर्स्ट 24 आवर्स। यानी कि अगर 12 बजे आज आपका दांत निकला है तो अगले दिन के 12 बजे तक आपको कोई ब्रशिंग, रिंसिंग, स्पिटिंग नहीं करना है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद या फिर किसी भी टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद अगर आप उस साइड होके सो रहे हैं जहां पे एक्सट्रैक्शन हुआ है तो सूजन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मे बी ग्रेविटेशनल पुल ऐसा करता हो, सारे टिश्यू ड्रेन होकर के उस एरिया पे इकट्ठा हो जाता हो, तो आप दूसरी तरफ होकर के सोएं जब भी सोने का आपको टाइम लगता है। शुरू के 4-5 घंटे तो मत सो, लेकिन उसके बाद अगर आप सो रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्शन के तुरंत बाद आप रेस्ट भी कर रहे हैं तो मान लो आपका इस साइड का टूथ एक्सट्रैक्ट हुआ है तो ऑपोजिट साइड की तरफ आपने सोना है, उस साइड की तरफ नहीं सोना, ताकि आपको वहां पे कंप्रेशन ना हो टिश्यूज का और वहां पे ग्रेविटी भी ना लगे और सूजन ना आए। सेट 2 की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो वैलिड होती हैं 24 आवर्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन। उसके बाद तब क्या हो जाता है, 24 आवर्स के बाद हमारा जो क्लॉट था, अगर आपने सारी इंस्ट्रक्शंस इससे पहले सेट 1 की मानी है और उनको फॉलो अप किया है तो आपको वहां पर एक सॉलिड क्लॉट मिलेगा 24 आवर्स के बाद। वो सॉलिड क्लॉट फाइनल हीलिंग की तरफ चल रहा है अब, लेकिन बीच में जो उसका हिंडरिंग फैक्टर है वो है बैक्टीरिया जो आपके माउथ में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लॉट जल्दी हील करे, आपके एक्सट्रैक्शन के बाद हीलिंग अच्छी हो, तो मुंह में बैक्टीरियल लोड को बिल्कुल कम रखें। उसके लिए एक ही चीज कर सकते हैं आप, क्लेanलीनेस रेगुलरली। क्लेanलीनेस 2 चीजों से होगी, एक तो यू स्टार्ट ब्रशिंग आफ्टर मील्स, मतलब 30 मिनट्स आफ्टर मील्स आप करिए, और आप रिंसिंग करें, पानी में आप सेंधा नमक डालें थोड़ा सा, चुटकी भर, आधा कप पानी में डालिए और कुल्ले करिए हर 3 से 4 घंटे में। अब इट डिपेंड्स, डॉक्टर आपको बताएगा एज पर द नीड के 7 दिन करना है, 15 दिन करना है, तो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप देखिए कि कितने दिन आपको रिंसिंग करना है, रेगुलर होनी चाहिए। हाँ, अगर आप बीपी या हार्ट पेशेंट हैं तो आप ये नमक का यूज ना करें, आप कोई भी माउथ वॉश ले सकते हैं, उसके जस्ट 5 to 6 ड्रॉप्स डाल दीजिए सो दैट वाटर की जो एक मेडिसिनल वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, और स्क्विश करिए अच्छे से, साफ रखिए मुंह को। ऐसा मत करिएगा कि ये सोचे कि 24 घंटे की इंस्ट्रक्शंस मैंने देख ली है, अब मैं बाकी कल देख लूंगा, क्योंकि जो सेट नंबर 3 की इंस्ट्रक्शंस हैं वो शुरू के 4-5 दिन तक वैलिड हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लीज। सेट 3 ऑफ इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल है राइट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन, द मोमेंट यू गेट द टूथ एक्सट्रैक्टेड। ये इंस्ट्रक्शंस का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके मेजर की पॉइंट्स हैं कि आपने अपने एक्सट्रैक्शन साइट को हॉटनेस से और प्रेशर से बचाना है। हॉटनेस से थर्मल इंजरी हो सकती है, प्रेशर से आपका क्लॉट डैमेज हो सकता है। तो हॉटनेस आपको कौन कौन से एजेंट्स देंगे, 4-5 दिन तक इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। गर्म खाना नहीं खाना, स्पाइसी खाना नहीं खाना, आपने ठंडा ही खाना खाना है, सूदिंग। ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स वगैरह ना लीजिए, एसिडिक खाना भी नहीं खाना। तो ठंडा खाने, सॉफ्ट खाना जो कि सूदिंग हो। इसमें क्या हो सकता है, मिल्क शेक्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए। इन केस अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है या फिर आपको कोई ऐसी डिजीज है जिसमें इतनी हैवी आप डाइट नहीं ले सकते, तो यू शुड इन्फॉर्म योर डॉक्टर। लेकिन जनरली अगर आप हेल्दी हैं तो आप मिल्क शेक्स पे रहिए, आप आइसक्रीम्स खा सकते हैं अच्छी क्वालिटी की ऑफ कोर्स, और ठंडा और मुलायम खाना। इसमें आप बैम्बिनो बना सकते हैं, दाल, दलिया, खीर, खिचड़ी, सब कुछ ठंडा करके, गर्म ना हो, ध्यान रखें। एंड आपको इंस्ट्रक्शन पता ही है कि यू हैव टू ईट एंड स्लीप ऑन द ऑपोजिट साइड ओनली। तो जहां पे एक्सट्रैक्शन हुआ उधर से ना खाएं, दूसरी साइड से खाइए 4-5 दिन तक, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना है
कि प्रेशर ना पड़े उस साइड पे। प्रेशर कैसे पड़ेगा? बहुत कॉमन हमारा रिफ्लेक्स है, अगर हमें कहीं दर्द हो तो हम सबसे पहले उस एरिया को ऐसे दबाते हैं, विच इज एक्चुअली रॉन्ग थिंग। अगर आप दबा रहे हैं उस एरिया को तो वहां पे एक तो वार्मथ जनरेट हो रही है विच इज नॉट गुड फॉर द साइट, प्लस वहां कंप्रेशन आ रहा है। तो दबाना नहीं है उधर और वार्म कंप्रेशन नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे चुन्नी में को गर्म कर लिया, उसमें फूक मार के उसको वहां पे रखते हैं, वो सब नहीं करना आपने, गर्म सिकाई भी नहीं करनी। और यू हैव टू कीप स्वेलोइंग। बहुत ज्यादा भी आपने जो है, अगर ठीक है आपको ब्रशिंग वगैरह अलाउड है, लेकिन इट शुड नॉट बी टू मच, इतना एक्सेसिव फोर्स नहीं होना चाहिए आपका वहां पर। अब थोड़ी स्पेसिफिक पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है या फिर आप एक जिम गोइंग पर्सन है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अगर बहुत ज्यादा है, तो यू विल हैव टू कर्टेल डाउन द लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा वहां पर। हो सकता है कई बार ऐसा हमने देखा है कि जैसे कोई जिम जाता है एक्सट्रैक्शन के दिनों के आसपास ही, तो वहां ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि काफी जोर लगता है इन एक्टिविटीज में। तो कीप योर सेल्फ एब्सटेन्ड फ्रॉम सच एक्टिविटीज फॉर अ वाइल, जब तक आपका 4-5 दिन ना हो जाए कम से कम, और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो गिव इट अ हॉल्ट। एक पॉइंट मैं जरूर बताना चाहूंगा स्मोकर्स और अल्कोहल यूजर्स को, कि अभी जो आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है वहां पे एक ओपन फोरम है, बहुत डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी टोबैको को काफी डीप टिश्यूज में। और अल्कोहल क्या करेगा, वहां पे कंप्लीट ड्राइनेस कर देगा टिश्यू की, और हीलिंग में डिसरप्शन हो सकती है। प्लस आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हैवी है लिवर पे, और आप उन दिनों अगर अल्कोहल भी यूज कर रहे हैं तो लिवर को बहुत नुकसान होने वाला है। लिवर एक साइलेंट ऑर्गन है, वो आपको बताएगा नहीं उसको क्या नुकसान हो रहा है, बट आपको बाद में इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 4-5 दिन या फिर अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि उन्हें ज्यादा पता है कि किस तरह की एक्सट्रैक्शन हुई है, कितने टाइम लगेगा हीलिंग में। उनसे पूछे कि मैं कब इन चीजों को यूज कर सकता हूं। वैसे तो नो डॉक्टर शुड अलाउ यू फॉर डूइंग दैट, बट स्टिल आई नो ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। आज की हमारी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए निरंतर बनाते रहें।